Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll see our daily current affairs module for 12th of June. सो ये है हमारी आज की कंटेंट लिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लोनर लेक जो कि कलर चेंज कर रही है, पिंकिश कलर हो गया लोनर लेक का। महाराष्ट्र में है, ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में, ये हम सबको पता है। ओके, और ये एक मीटियोरिटिक लेक है। मीटरराइट ने हिट किया था काफ़ी साल पहले, उसकी वजह से एक क्रेटर बना जिसमें ये लेक डेवलप हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि ये वॉल्केनिक क्रेटर भी हो सकता है, दैट विल सी। दूसरा हम देखेंगे इंडियन गॉर, जिसको हम मिथुन भी बोलते हैं। ओके, तो इनको क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या कंजर्वेशन स्टेटस है इंडियन गॉर का। हाल ही में अभी इनका सेंसस हुआ है, तो जो नीलगिरी टाइगर रिज़र्व है उसमें सेंसस हुआ है और वहाँ पे पाया गया है कि 2000 लगभग 2000 से ज़्यादा मिथुन हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर लगता है। ओके, कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर, मतलब ये कस्टम्स ड्यूटी से अलग है। तो हम बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को देखेंगे। तीसरा है रिजर्वेशन नॉट फंडामेंटल राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, तमिलनाडु में कुछ इश्यूज़ हुए थे जिसकी वजह से एक पिटिशन फाइल किया गया था, तो वो हम देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा नेचर इंडेक्स ऑफ 2020। ये साइंटिफिक आउटपुट रिसर्च को बताता है कि किस कंट्री ने कितनी रिसर्च की है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड जर्नल्स, तो वो हम देखेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कंडक्ट ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है, तो ये हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लोनर लेक जो कि कलर चेंज कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लोनर लेक महाराष्ट्र में है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इसका पीएच है लगभग 10.5, तो ये एल्कलाइन है, सलाइन लेक है ये। ओके, क्योंकि और कोई नदी नहीं है आसपास, तो ये सलाइन लेक है बेसिकली। नाउ कुछ लोग मानते हैं कि मीटेराइट की वजह से बना था। मीटेराइट हिट किया लगभग 50,000 साल पहले, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक क्रेटर फॉर्म हुआ जिसकी वजह से लोनर लेक डेवलप हुई। कुछ लोग मानते हैं कि वॉल्केनिक लेक भी हो सकती है, वॉल्केनो फटा तो उसकी वजह से एक क्रेटर डेवलप हुआ। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, और ऊपर से ये डेक्कन प्लेटो में है, ये सबको पता है, डेक्कन प्लेटो पे सिचुएटेड है। ओके, नाउ कलर चेंजेस क्यों होते हैं वो हम देखते हैं। सो कलर चेंज का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एल्गी, एल्गल ब्लूम्स आपने सुना होगा। ऑक्सीजन की कमी है लेक में और उसकी वजह से पीएच जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अभी हाल ही में जो पानी है वो भी कम है, उसका लेवल इज़ लो। सो इसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो रहा है, और एल्गल ब्लूम की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो एल्गी अपना नेचर चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से कलरेशन हो सकता है वाटर में। तो इसी एल्गल ब्लूम की वजह से ये सब हो रहा है। तो इतना ही था ये टॉपिक, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा इंडियन गौर, इसको मिथुन भी बोलते हैं। ओके, और गयाल भी बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेटेड जो इंडियन गौर हैं उसको मिथुन बोलते हैं या गयाल बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि फ़र्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज हुई है नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न में। ओके, और इसमें पाया गया कि 2000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इनहैबिट करते हैं पूरे डिवीज़न को। ना इंडियन बाइसन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन्स, बहुत बड़े जानवरों में से एक है। ओके, इट इज़ नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड हैज़ बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल। तो इसकी जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू साइट IUCN। और 21,000 टोटल मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं। 2016 में जब काउंटिंग हुई थी तो 21,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स थे, और 70% डिक्रीज़ हुआ है इनकी स्ट्रेंथ में फॉर द पास्ट 3 जनरेशन्स। श्रीलंका और बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। मलेशिया में इनको बोला जाता है सेलादांग, और म्यांमार में इनको बोला जाता है प्योंग। ओके, गयाल और मिथुन मैं आपको बता चुका हूँ, जो डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स हैं गौर के, उनको गयाल और मिथुन बोला जाता है। अब थ्रेट्स क्या क्या हैं इनकी हैबिटेट का, तो सबसे पहले पोचिंग, जो हर वाइल्ड लाइफ के लिए एक थ्रेट है पोचिंग, और इंटरनेशनल मार्केट में इनको सेल किया जाता है। दूसरी चीज़, डोमेस्टिकेटेड मार्केट्स में भी इनको सेल किया जाता है। तो यही सारे थ्रेट्स हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला हम देखेंगे बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर लगता है। कस्टम्स ड्यूटी के भी अलग से लगता है पैट। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए एक इंडियन कॉरपोरेशन है, ओके, और एक चाइनीज़ कॉरपोरेशन है। अब हम सबको पता है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक शू प्रोडक्ट है। ओके, शू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी बनता है, चाइना में भी बनता है। अब इंडिया में जो शू का प्रोडक्शन कॉस्ट है, सॉरी, वो मान लीजिए 50 रुपीज़ है।
ओके। और चाइना में, क्योंकि चाइना एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, तो उसमें जो कॉस्ट आएगी शू प्रोडक्शन की वो काफ़ी कम आएगी। मान लीजिए सेम प्रोडक्ट है, ओके, एक ही जूता है, एक ही मॉडल है, तो चाइना में मान लीजिए ये कॉस्ट आई आपकी 40 रुपीज़, ओके। टैक्स वैक्स लगा, ओके, इंडिया में टैक्स लगा मान लीजिए 20 रुपीज़, चाइना में भी टैक्स लगा मान लीजिए 20 रुपीज़, ओके। इसके बाद ये जो कॉस्ट आई ये आई आपकी 70 रुपीज़, और ये जो कॉस्ट आई वो आपकी 60 रुपीज़ आई। अब ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हमने किया इम्पोर्ट, ओके, और इम्पोर्ट पे हमने टैक्स लगाया, जो कस्टम्स ड्यूटी लगी मान लीजिए 5 रुपीज़ कस्टम्स ड्यूटी लगी, तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ा इसका 65 रुपीज़, ओके। अब यहाँ तो 65 रुपये पड़ रहा है 65 रुपीज़, और यहाँ क्या पड़ रहा है 70 रुपीज़। तो किसको ज़्यादा डिसएडवांटेज है? ऑब्वियसली इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी डिसएडवांटेज है कि कस्टम्स ड्यूटी लगने के बाद भी प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट्स के कॉस्ट से मैच नहीं खा रहा है। तो इसलिए हमने लगाया एडिशनल एक टैक्स, जिसको हमने नाम रखा बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, मतलब सेम प्रोडक्ट्स सेम लेवल पे बिके, ओके। सो इससे क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम बना पाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड, ओके। नाउ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर WTO में इसके ऊपर कोई केस होता है तो वो क्या कैंसिल हो जाएगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा, या इट विल स्टैंड। तो लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आर्टिकल जो 2 है 2A ऑफ गेट, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये अलाउ करता है फॉर इम्पोर्ट चार्ज दैट इज़ इक्वल टू द इंटरनल टैक्स ऑफ द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू अ लाइक प्रोडक्ट। मतलब लाइक प्रोडक्ट पे लाइक मनी होना चाहिए, आप ऐसा टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं जिससे सेम दाम पे वो चीज़ बिके। तो लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम ऐसा कोई टैक्स लगाते हैं तो डैट इज़ वेरी लीगल और हम ये लगा सकते हैं। अब वो क्या होगा, कंटेंशंस फाइल होंगी, दैट वील सी कि क्या होता है आगे। अगला टॉपिक है कि रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तमिलनाडु के कुछ पॉलिटिशियंस ने एक पिटीशन फाइल की थी। तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस ने वो इसलिए की थी कि OBC रिजर्वेशन 50% करने की मांग थी, जो ऑल इंडिया कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स का, ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स का, उसमें OBC रिजर्वेशन 50% करने की मांग की गई थी, जो कि सेंटर ने नहीं मानी थी। उसी को लेके चैलेंज फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट मानने से मना कर दिया है। न्यूज़ इतनी ही थी। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। सो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू एवरीवन, ओके। आर्टिकल 15 किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होने से रोकता है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ओके। तीसरा है आर्टिकल 16 विच एश्योर सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस। अब ये सारे तो हुए इक्वालिटी के प्रोविजन, सब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में दिए हुए हैं। तो दीज आर्टिकल्स से दैट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इन क्लॉसेस के अलावा अगर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके फेवर में आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 15 एंड 16 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है। ऑल्सो आर्टिकल जो 16 का क्लॉज 4 है उसका सब सेक्शन ए कहता है कि रिजर्वेशंस टू एससीज एंड एसटीज इन प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लगे कि पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड क्लासेस का, ओके। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा नेचर इंडेक्स 2020। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइंटिफिक आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रही है कोई कंट्री, उसके हिसाब से इनको रैंकिंग दी गई है। तो इंडिया की जो रैंक है ग्लोबली दैट इज़ 12th, ओके, इन द साइंस रिसर्च आउटपुट एज पर द नेचर इंडेक्स 2020। टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, यूके एंड जापान, ओके। सो बेसिकली ये एक डेटाबेस है जिसमें 82 जर्नल्स की सहायता से, 82 जर्नल्स हैं वो पब्लिश होते हैं, उनमें जो जो राइटर्स लिखते हैं उनकी क्या क्या एफिलिएशंस हैं, वो किस किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनका ये एक डेटाबेस है बेसिकली, जो कि ये नेचर इंडेक्स है। और ये बताती है कि किस कंट्री ने कितना रिसर्च जर्नल्स प्रोड्यूस किए, कितने ऑथेंटिक उनके जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स थे, उसके हिसाब से ये उनको रैंक करती है। सो द डाटाबेस इज़ कंपाइल्ड बाय नेचर रिसर्च, जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी है, स्प्रिंजर नेचर, दैट पब्लिशेस एकेडमिक जर्नल्स, ओके। तो ये इसका सब पार्ट है स्प्रिंजर नेचर का।
एंड इट पब्लिशेस एकेडमिक जर्नल्स। इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा CSIR है, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ 39 इंस्टीट्यूशन, ये 160 पोजीशन पे आया है। IISc बेंगलोर 184 पोजीशन पे आया है। ओके, DST दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज आर अमंग द top 30 Indian institutions. Okay, now NCSR Bangalore ranks 4th among academic institutions in life sciences। और भी कुछ कुछ डेटा है, ये आप देख लीजिएगा, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD निकालती है। ओके, सो इट इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट HRD, एंड देयर आर सेपरेट रैंकिंग्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटी के लिए अलग रैंकिंग है, डेंटल कॉलेजेस के लिए अलग रैंकिंग है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग रैंकिंग है। सो देयर आर सेपरेट कैटेगरी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और क्या क्या क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR फर्स्ट, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस सेकंड, ग्रेजुएशन आउटकम्स थर्ड, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी फोर्थ, एंड परसेप्शन फिफ्थ। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रख पाएँ तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब इस रैंकिंग की ज़रूरत क्या पड़ी, तो वी ऑल नो कि अगर आपकी एक डोमेस्टिक रैंकिंग होगी तो इंटर इंस्टीट्यूट कंपटीशन को ये फॉस्टर करती है। ओके, हम देखेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट पीछे है तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। ओके, सो यही बेसिक आइडिया है कि जब इंस्टीट्यूट्स एक रैंकिंग में रखे जाएंगे तो उनमें एक कॉम्पिटिशन डेवलप होगा विच विल बी वेरी हेल्दी। ऑल्सो दिस रैंकिंग इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इससे हम लूप होल्स पता लगा सकते हैं कि हम किन किन पैरामीटर्स में पीछे हैं, तो हम उन पर इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ द 2020 रैंकिंग, तो IIT मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे टॉप पर आया है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी लिस्ट में सबसे आगे है। IIM अहमदाबाद एज ऑलवेज मैनेजमेंट कैटेगरी में काफ़ी आगे है। एम्स एज ऑलवेज मेडिकल कैटेगरी में सबसे आगे है, और वो भी 3 साल लगातार। मिरांडा कॉलेजेस में सबसे आगे है। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज डेंटल कॉलेजेस में सबसे आगे है। एक जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस ईयर इज़ डेंटल इंस्टीट्यूशंस को पहली बार इंक्लूड किया गया है। ये आपको याद रखना है कि 2020 रैंकिंग में डेंटल इंस्टीट्यूशंस को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है। ओके, सो इतना ही था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल। हम अब मंडे को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।